नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ में। प्रीवियस ईयर पेपर के रिव्यू की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2015 का यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, गा, घा, डा, ढा, पा, फा, दा, धा। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, पा, फा, जिसमें कि पा अल्प प्राण है और फा महाप्राण है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें घोष और अघोष अक्षर कौन कौन से होते हैं। तो पूरे मतलब पंचम वर्ग जो होते हैं वो पांचों वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर अघोष होते हैं, बाकी शेष 3 अक्षर जो बचे होते हैं वह घोष होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है? आपके विकल्प सामने हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण जो है यह रामदहिन मिश्र की कृति है, जबकि विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र की है, भाषा तत्व प्रकाश विश्वेश्वर दत्त शर्मा की है, जबकि हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य के रीत काल को श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया? तो यह जो श्रृंगार काल नाम दिया वह दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बालचंद बिज्वावे भाषा नहीं दूह नहीं लग गए दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं विद्यापति की। विद्यापति जिनका की जन्म 1350 में और मृत्यु 1450 में हुई थी। ये भक्ति काल के कवि थे और इन्हें मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वह है किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का की जो काव्य की जो कथा है उसका वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है। यह चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो इसका आंसर मुझे क्लियर पता नहीं है। जहाँ तक मेरा गेस है वह एक कड़वा के अर्थ में है। अगर आप सब में किसी को इसका सही आंसर पता हो तो वह कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर दे सकता है। जिस आंसर में भी मुझे थोड़ा सा भी संदेह होगा तो मैं आपसे डिक्लेयर कर दूंगी। मैं जिसका सही आंसर मुझे आता होगा वही मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संत मत के अलावा शब्द और शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है नाथ पंथ। नाथ पंथ में। अगला क्वेश्चन 9, कुछ नहीं का नाव धर भरमा सब संसार, साँच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह जायसी की ये पंक्तियां हैं नहीं, दादू दयाल की भी नहीं है, कबीर दास और रहीम दास दोनों में मुझे संदेह है। अगर किसी को इसका सही आंसर पता हो तो वह कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सही आंसर दे दे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक जैसा कि आप सबको पता होगा मध्वाचार्य हैं। ये निम्बार्काचार्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं परमानंद दास की, जो अष्टछाप के कवियों में से एक थे। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं, जिन्होंने 1619 में यह ग्रंथ लिखा था, काव्य लिखा था। यह सूफी काव्य ग्रंथ है और 1619 में इसकी रचना की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 13, गगन होता नहीं मह होती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। ये काव्य पंक्तियाँ जायसी के किस कृति की हैं? तो इसमें भी मुझे संदेह है, इसका भी आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 14, कमल दल नैन की उन्मान बिसरत नहीं सक मुँह मन ते मंद मंद मुस्कान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार में
रहीम की ये पंक्तियाँ हैं नहीं, मीराबाई की भी नहीं है, नंददास की भी जहाँ तक मुझे नहीं लगती, रसकान इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यह भी मुझे एकदम क्लियर नहीं पता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15 है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल की उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो यह कथन रहीम दास के बारे में है नहीं, रसखान के बारे में भी नहीं है। दो ऑप्शन आपके कबीर दास और जायसी के बारे में मुझे संदेह है। इनमें से किसी एक के बारे में यह रामचंद्र शुक्ल जी की उक्ति हो सकती है, लेकिन मुझे क्लियर पता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, हीन भय जलमीन अधीन कहा कतिमो अकुलान समाने नीर स्नेह कुलाय करंक निराश हुई कायर त्यागत प्राणी। नीर स्नेह में कौन सा अलंकार है? तो नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? इसमें भी मुझे एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। जिस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा संदेह है, उसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। जिसके आंसर मुझे एग्जैक्ट पता है, बस उन्हीं आंसर को मैं बताऊंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो काव्य निर्णय में भिखारी दास जी ने सर्वांग विवेचन किया है। क्या किया है? सर्वांग विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा में लिखा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही विकल्प हो जाता है। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को मूल, सब कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? इसका भी एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जहाँ तक मुझे पता है नंदुलारे वाजपेयी जी का हो सकता है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं लेख के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी इसका आंसर देखने को नहीं मिला है। अगर आप सब में से किसी को भी पता हो तो वह आंसर बता सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत के लिए उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है, महादेवी वर्मा की हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली के छायावाद की कवि हैं, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के लेखक हैं। देहाती दुनिया के लेखक आपका विकल्प 3 सही हो जाता है, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की है ये। अगला जो क्वेश्चन है, यद्यप 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस उपन्यास से हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ हैं इन्हीं हथियारों से। किससे है? इन्हीं हथियारों से, जिसके लेखक हैं अमरकांत। ये प्रगतिशील उपन्यासकार थे और इन्हीं हथियारों से इनका उपन्यास 2003 में प्रकाशित हुआ। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन विचारक मार्क्सवादी हैं? तो मार्क्सवादी आपके जो विचारक हैं वो हैं जॉर्ज लुकाच। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, तो यह आधारित है शिमला प्रवास पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही विकल्प हो जाता है। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अछूत की शिकायत कविता जो है वह 1914 में हीरा डोम के द्वारा लिखी गई है और यह हिंदी की प्रथम दलित कविता है जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1914 में यह प्रकाशित हुई थी। यह हीरा डोम के द्वारा रची गई है। इसमें हीरा डोम अपने को दलित होने के लिए ईश्वर से शिकायत करता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो अप्रवासी जीवन से इसमें संबंध है निर्वासन का।
निर्वासन का। जबकि अगर हम और ऑप्शन पर डिस्कस करें तो जो वह दिन है वह निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है। यह 1964 में प्रकाशित हुआ है। जबकि लाल पसीना जो है यह अभिमन्यु अनंत के द्वारा 1977 में लिखा गया और इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि अभिमन्यु अनंत एक विदेशी कथा रचनाकार हैं और इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। जबकि लेकिन दरवाज़ा ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका ऑप्शन है लेकिन दरवाज़ा, यह 1982 में पंकज बिष्ट द्वारा दिल्ली के लेखकों पर आधारित एक उपन्यास है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यह है स्त्री का मानचित्र किसकी रचना है। तो स्त्री का मानचित्र जो रचना है यह है आपका अनामिका देवसरे का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है। तो इन्होंने भारत दुर्दशा जो कि 1880 में लिखा गया उसको नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा गया है। जबकि विशस्य विस्मौषधम जो कि 1876 में लिखा गया यह एक पात्रीय नाटक है, इसको इन्होंने भाड़ की संज्ञा दी। जबकि अंधेरी नगरी 1881 में लिखा गया एक प्रहसन है और नील देवी 1881 में लिखा गया एक गीत रूपक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। तो जातिवाद की समस्या जिसमें उठाया गया है वह है सबसे उदास कविता। एक सेकेंड, सबसे उदास कविता। यह नाटक 1998 में लिखा गया और इसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण है। ये सारे नाटक स्वदेश दीपक के हैं। तो और ऑप्शन की बात अगर हम करते हैं तो 1989 में लिखा गया नाटक बाल भगवान 1989 में लिखा गया है और स्वदेश दीपक एक प्रगतिशील नाटककार हैं। जबकि जलता हुआ रथ यह स्वदेश दीपक का शोषक व शोषित के मध्य संघर्ष पर आधारित नाटक 1998 में रचा गया और 1991 में कोर्ट मार्शल जो कि फौजी जवान की सच्चाई पर आधारित है, यह 1991 में लिखा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक वेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है लोमड़ वेश। लोमड़ वेश सही आपका उत्तर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। तो संयुक्त परिवार की समस्या को इस के आंसर में मुझे थोड़ा संदेह है, जहाँ तक मेरा गैस वर्क है वह बहने हो सकता है। अगर आप सबको सही आंसर पता है तो प्लीज़ बताइएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है। तो इसमें 1877 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 1817 है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यह 1817 ना होकर 1877 होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है। तो डॉक्टर जॉनसन की जो कृति है वह है ऑप्शन नंबर 1 आपका रेम्बलर। रेम्बलर का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है विचरने वाला, घूमने वाला, और यह 1750 से 1752 के बीच प्रकाशित हुई। जबकि डॉक्टर जॉनसन के बारे में अगर हम जानें तो 18 सितंबर 1709 में उनका जन्म हुआ और 13 दिसंबर 1784 में उनकी मृत्यु हुई। और अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो इल्यूजन एंड रियलिटी जो कि क्रिस्टोफर कॉडवेल के द्वारा लिखा गया है, जबकि एस्थेटिक क्रोचे के द्वारा लिखा गया है। एस्थेटिक क्रोचे के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नई समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। तो नई आलोचना से संबंधित इसमें रोला बार्थ नई आलोचना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाता है। जबकि शेष तीनों नई आलोचना से संबंधित हैं। स्पिनगार्ड जो कि न्यू क्रिटिसिज्म के पहले उपयोगकर्ता माने जाते हैं और इन्होंने इसका पहला उपयोग 1911 में कोलंबिया के प्रोफेसर के रूप में कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया था। जबकि क्लिंथ ब्रुक्स ने अंतर विरोध, विडंबना, विसंगत याद शब्दों का
निर्माण किया था। और जॉन क्रो रैमसन ने न्यू क्रिटिसिज्म यानी कि नई आलोचना की पहली परिभाषा 1941 में अपनी बुक न्यू क्रिटिसिज्म की भूमिका में दी थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो इसमें आचार्य विश्वनाथ का कथन नहीं है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो यह आचार्य विश्वनाथ का कथन नहीं है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जो कि आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसका कथन है? तो यह कथन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, क्योंकि यह एक सौंदर्यवादी रचनाकार थे। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि जयचंद्र प्रकाश जो है यह भट्ट केदार के द्वारा 1224 में लिखी गई, जबकि मृगावती जो कि सूफी काव्य है यह 1501 में कुतुबन के द्वारा लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले सूफी काव्य के रूप में मृगावती को ही माना है, जबकि मधुमालती जो कि मंझन के द्वारा 1545 में लिखी गई और हंस जवाहर कासिम शाह के द्वारा 1733 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1731 में लिखी गई। अगला जो क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए? तो इसमें जन्म काल की दृष्टि से ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाता है, जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जिसमें कि जगनीक ने परमाल रासो की रचना की 1230 में और खुसरो का जो जन्म काल है वह 1253 है। तो जगनीक का जन्म काल मुझे नहीं पता है। अगर उन्होंने 1230 में परमाल रासो की रचना की तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले इनका जन्म हुआ होगा, और खुसरो का जन्म 1253 में हुआ, श्रीधर का 1454 में हुआ, और चंद्रबरदाई का भी एग्जैक्ट मुझे जन्म काल याद नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 43 है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है? तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। बिहारी का जो जन्म है वह 1595 में हुआ, जबकि चिंतामणि का 1609 में, मतीराम का 1617 में और घनानंद 1689 में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वह है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो इसमें भी मुझे सबका एग्जैक्ट नहीं पता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कुछ अगर इसका आंसर कोई और होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्त शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो इसमें आपका विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोयतो, अर्धनारीश्वर। अब हम जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। ढलती रात जो कि सन 1920 से 1936 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण दर्शाता हुआ उपन्यास है, जबकि स्वप्नमयी स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत व स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन करता हुआ उपन्यास है। कोयतो उपन्यास में नैतिक रूढ़ियों व बलात्कार की शिकार स्त्रियों का अंकन किया गया है, जबकि अर्धनारीश्वर स्त्रियों के बलात्कार व यातना का चित्रण करता है। अब इनका प्रकाशन वर्ष जान लेते हैं, मतलब सही अनुक्रम जान लेते हैं। तो ढलती रात 1951 में लिखा गया, स्वप्नमयी 1956, कोयतो 1980 और अर्धनारीश्वर 1992 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम बताइए? तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 1, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा 2, नूतन ब्रह्मचारी, अधखिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में लिखा गया बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, जबकि अधखिला फूल या द्विवेदी युग में लिखा गया हरिओत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का उपन्यास है, जबकि प्रेमचंद्र 1918 में सेवा सदन प्रेमचंद्र जी का 1918 में लिखा गया
वह उपन्यास है जिसमें वेश्याओं का जीवन चित्रित किया गया है। और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का 1956 में लिखा गया उपन्यास है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 2, भूख के 3 दिन, ये तेरे प्रतिरूप, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। तो भूख के 3 दिन 1968 में यशपाल जी की कहानी का कहानी संग्रह है। कब? 1968 में यशपाल जी के द्वारा रचा गया कहानी संग्रह है। जबकि ये तेरे प्रतिरूप 1961 में अज्ञे जी का है। सतह से उठता आदमी 1971 मुक्तिबोध जी का है। जबकि एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 में अमरकांत जी का कहानी संग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है 50, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो इसमें जो सही क्रम है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। तो प्रेम पथिक 1914 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में और लहर 1935 में। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 51 जो है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसमें आपका विकल्प जो है वह सही होगा युगांत, स्वर्णधूल, सत्यकाम, लोकायतन। इसमें युगांत ये सारे मतलब काव्य ग्रंथ जो हैं वह सुमित्रा नंदन पंत के हैं, जो कि छायावादी कवि हैं और इनका जन्म कौसानी में हुआ था उत्तरांचल में। और युगांत जो है वह 1936 उसका समय है, स्वर्णधूल 1947, सत्यकाम का मुझे सही से नहीं पता है, और लोकायतन 1964। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 2, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1970 में लिखा गया है। दूसरा जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1984 रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। और जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है वह 2003 में सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही विकल्प हो जाएगा। त्रिशंकु जो कि बृजमोहन शाह का है, व्यंग समस्यात्मक नाटक है, यह 1973 में रचा गया। जबकि मुद्रा राक्षस नौकरशाही के क्रूर चरित्र का चित्रांकन है 1979 में। कृष्ण बलदेव वैद्य का जो भूख आग है यह एक विडंबना प्रधान नाटक है जो कि 1998 में रचा गया। जबकि विश्ववंश राजेश जैन का 1999 में लिखा गया नाटक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, वह प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो आपका सही अनुक्रम है वह हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। एस्थेटिक जो कि 1902 में लिखा गया, दी सेक्रेटेड 1920 में लिखा गया और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, जबकि रेवोल्यूशन 1936 में। अगला जो क्वेश्चन है एक सेकंड, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक सेकंड, रस मीमांसा, कालिदास की निरंकुशता, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो रस मीमांसा 1949 में रामचंद्र शुक्ल का, जबकि कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर का और 1977 में लिखा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा का है। तो इस प्रकार से ये 55 क्वेश्चन है और इसमें कुल आपके 75 क्वेश्चन है। तो 55 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कर दिया है। बाकी के जो शेष बचे हैं उनका मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका रिव्यू दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।